हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर PYQ सीरीज़। इसमें हम कर रहे हैं 1979 से 2024 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। दिस इज़ फ्री फॉर यू एंड फ्री फॉर एवरीवन, ओके। सो प्लीज़ टेक बेनिफिट ऑफ इट। सो अभी तक का हमारा प्रोग्रेस क्या है? वी स्टार्टेड विद ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन। लास्ट के 3 वीडियोस में हमने 1979 से लेके 2010 तक के सारे क्वेश्चन विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डिस्कस कर रखे हैं, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2010 से लेके 2014 तक के क्वेश्चंस। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच, बिकॉज देन यू विल अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ PYQ। कैसे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, कैसे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कैसे थीम रिपीट हो रही है, और कैसे दे ऑल आर कनेक्टेड। ओके, देन यू विल फील द मैजिक। अगर आप लास्ट की 3 वीडियोस देख के चौथे पे आओगे, देन यू विल रियलाइज द मैजिक ऑफ PYQ। ठीक है, तो इस PYQ सीरीज़ का अपना गोल क्या है? आपके बेस लाइन से +40 मार्क्स इंक्रीज करना। ओके, 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में +8 मार्क्स इंक्रीज करना। +8 मतलब 4 क्वेश्चन सही करना जो बाकी गलत कर रहे हैं। एंड आई कैन गारंटी यू, इफ़ यू फिनिश दिस सीरीज विथ मी, you are going to achieve that. Being said that, let's start. 2010 का पहला क्वेश्चन, what caused the wind to deflect towards the left in southern hemisphere? So obviously this is talking about Coriolis force. Very easy question. And why this happens? Because rotation of earth. Okay, rotation of earth कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ दे सकता है, विच इज़ ऑब्वियसली अ रॉन्ग चॉइस। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से कोरियोलिस फोर्स होता है, जिससे नॉर्थ में विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में डिफ्लेक्ट होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है। बीइंग सेड दैट, लेट्स एक्सप्लोर अबाउट कोरियोलिस फोर्स अ लिटिल बिट मोर। मिनिमम होता है इक्वेटर पे, मैक्सिमम होता है पोल पे। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है विंड की, कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज करता है। एंड दिस माई फ्रेंड वॉज एग्जैक्टली रिपीटेड in 2024 prelims. Okay, you will see the magic. 2010 second question, which one of the following reflects more sunlight compared to the other 3? Sand desert, paddy cropland, इसका मुझे नहीं पता, land covered with fresh snow. So you have to know कि जो fresh snow होती है, जो ice cover होता है, उसका albedo इफेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, उसको albedo बोलते हैं, सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखो ना कि जब आइस पिघलने लगती है पोल्स पे, तो साइंटिस्ट टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा एल्बिडो कम हो रहा है, तो हम रिफ्लेक्ट कम कर पाएंगे, तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। सो दिस इज़ वाई द आइस सीट्स ऑफ द पोल आर इम्पॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन, 2010, अ न्यू टाइप ऑफ एल नीनो कॉल्ड एल नीनो मोडोकी appeared in the news. In this context, consider the following statement. 2010, okay. Normal El Nino forms the central Pacific Ocean, where El Nino Modoki forms the eastern Pacific Ocean. So I hope you're clear about your concept कि El Nino, La Nina, El Nino Modoki, La Nina Modoki क्या है। इसमें मैं बस आपको शॉर्ट में पूरा समझाऊंगा ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये हमारा सेंट्रल पैसिफिक ओशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ट्रेड विंड चलती हैं। तो लेट्स से अगर आप ये साउथ अमेरिका इमेजिन कर लो, ऑल्दो मेरी डायग्राम बड़ी पुअर है, तो यहाँ से वार्म वाटर को लेके ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर रहता है, यहाँ पे वार्म वाटर रहता है, यहाँ पे कोल्ड, यहाँ पे वार्म। इतना आपको रिमेंबर करना है, इसी से सब कनेक्ट करा दूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एल नीनो फॉर्म्स इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन, गलत है। एल नीनो मोडोकी फॉर्म्स इन ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये भी गलत है। एक्चुअली इसने स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया है। जो एल नीनो मोडोकी होता है ना, इट इज़ अ लेसर वर्जन ऑफ एल नीनो। अगर एल नीनो जो यहाँ पे वाटर को ठंडा कर दे रहा है और ऑस्ट्रेलिया में गर्म कर रहा है, तो जो एल नीनो मोडोकी होता है वो कहीं सेंट्रल पैसिफिक ओशन में ये फिनोमेना करता है। तो एल नीनो जिन चीज़ों को थोड़ा बढ़ा के करेगा, एल नीनो मोडोकी इन चीज़ों को थोड़ा मॉडरेशन में करेगा। आप मोडोकी को मॉडरेशन समझ सकते हो। ठीक है, बीइंग सेड दैट, ये गलत हो गया। सेकेंड कहता है कि नॉर्मल एल नीनो रिजल्ट्स इन डिमिनिश्ड हरिकेन इन द अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? लेट्स से अब वापस से हम साउथ अमेरिका बना लेते हैं। सॉरी फॉर माय बैड डायग्राम। तो हमने साउथ अमेरिका बना लिया। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से वार्म वाटर चला गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया।
तो एल नीनो क्या, जब एल नीनो के टाइम क्या होता है, जो हमारी ट्रेड विंड होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं, ठीक है। ट्रेड विंड जब वीक पड़ जाती हैं तो ये जो वार्म वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था वो यहाँ वापस आने लगता है, ठीक है। तो एल नीनो के टाइम जो हमारा साउदर्न अमेरिका का जो ये कोस्ट है ये वार्म हो जाता है, और आपको पता है जब वार्म होता है तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आई होप यू कैन विजुलाइज इट, ठीक है। एक बार फिर से बना लेते हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ एल नीनो, ठीक है। अब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट हो गया इन द अटलांटिक ओशन, एंड यू नो कि जब हाई प्रेशर बनता है तो उस समय हरिकेन्स या टाइफून या ये सब नहीं आते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर्स लो प्रेशर टू फॉर्म। सो ये क्या करेगा, नॉर्मल एल नीनो रिजल्ट्स इन डिमिनिश द हरिकेन इन अटलांटिक ओशन। दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली ट्रू, बट एल नीनो मोडोकी रिजल्ट्स इन ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स विद ग्रेटर फ्रिक्वेंसी। हाँ, कंपेयर टू एल नीनो। लेकिन आप इस स्टेटमेंट को ना इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। अगर आप इस स्टेटमेंट को अलग से पढ़ लोगे कि एल नीनो मोडोकी रिजल्ट्स इन ग्रेटर नंबर ऑफ हरिकेन्स विद फ्रीक्वेंसी, दिस एलोन इज रॉन्ग, बिकॉज जब भी एल नीनो आएगा ना, या एल नीनो हो या एल नीनो मोडोकी हो, अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स कम होंगे कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। बट इस स्टेटमेंट में ये इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि जी एल नीनो में तो बहुत कम कर दिया उसने हरिकेन्स, बट जब एल नीनो मोडोकी आया तब थोड़ी सी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी रहेगी कंपेयर टू नॉर्मल एल नीनो। सो यू हैव टू रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट। इसको मैं इसलिए इतने अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, ओके जब मैं इनिशियली सॉल्व कर रहा था तो मैंने इसको एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट की तरह देख लिया, बट यू हैव टू सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट। तो 1 सही हो जाएगा, सॉरी 1 गलत हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, तो ओनली 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक मैंने ऑप्शन नहीं इकट्ठा किया। 2011 द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर, व्हाट कुड बी द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो हमारी जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई करती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करती हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन सी हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, बाकी दोनों कमेंट में बताओ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो जो ट्रोपोस्फियर है ना उसमें डस्ट पार्टिकल्स सब यहीं पे होते हैं, ठीक है, डस्ट और ये वाटर पार्टिकल्स। और जो सारी वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल विंड का मूवमेंट हो, वर्टिकल विंड का मूवमेंट हो, सब ट्रोपोस्फियर में होता है। तो इसलिए प्लेन्स प्रेफर टू ट्रैवल इन दिस एरिया, लोअर ट्रोपोस्फियर में, क्योंकि वहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते, वहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते, वेपर्स नहीं होते, तो उनको रेजिस्टेंस नहीं फील होता, और कोई वर्टिकल विंड्स नहीं होते तो उनको टर्बुलेंस नहीं फील होता। कैसे क्या होगा, जैसे अगर आपकी जेट एयरप्लेन जा रहा है, यहाँ से टर्बुलेंस आ गया, मतलब यहाँ से वर्टिकल विंड आ गई तो इसको टर्बुलेंस फील होता है। सो दिस इज वाई बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Okay, let's move on to next question. Next question was, a layer in the earth atmosphere is called ionosphere, facilitates radio communication. Why? ठीक है, अब यहाँ डिस्कस कर रहे थे ना, ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। तो मीजोस्फियर का कुछ पार्ट और पूरा थर्मोस्फियर, इसको मिला के आयनोस्फियर बोलते हैं। आयनोस्फियर में क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल होते हैं, सिंगल आयन पार्टिकल्स, तो उसमें रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इसलिए वो रेडियो कम्युनिकेशन, जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं वो भी उसी ऑर्बिट में चलती हैं। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ओके। तो क्या कहता है कि प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स ऑन अर्थ। नो, ओजोन हैव नथिंग टू विद द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। अच्छा, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन होता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ओके। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। अगेन दिस क्वेश्चन कंफ्यूज्ड मी बिकॉज रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ इज ट्रू, ठीक है। इनफैक्ट जब आप वेवलेंथ को प्लॉट करोगे तो रेडियो जो है वो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, ठीक है। रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर ये विजुअल रेंज, फिर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ठीक है, ये पूरी आपकी स्पेक्ट्रम की सीरीज़ है। तो ये रेडियो वेव हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो आई चेक्ड द यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की एंड द आंसर वॉज दिस। बट जिस बुक से मैं पढ़ रहा हूँ उसमें इन्होंने आंसर बी दे रखा है, विच इज़ ऑफ कोर्स अ रॉन्ग आंसर। सो वी विल नॉट स्टडी दैट, वी विल थिंक दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस is also wrong, this is also wrong. Radio waves have very long wavelength, that is true, but in the context of this question it is not true, ठीक है। next question, and if you're enjoying this let me know in the comment box, क्योंकि पढ़ाने में थोड़ी मेहनत लगती है, but I love doing hard work.
सेकेंड, अ लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आइनोस्फीयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन, वाई? ठीक है, ये 2011 का सेम क्वेश्चन. ओ माय गॉड, आई हैव पेस्टेड इट ट्वाइस. ओके, सॉरी. आई थिंक we have already discussed it. Okay, next question. Westerlies in the southern hemisphere are stronger and more persistent than northern hemisphere. Why? I'm not going to discuss this because this is the exact repeat of the PYQ. Even option भी सारे repeat हो गए. southern hemisphere में क्योंकि land कम है इसलिए southern hemisphere में speed ज़्यादा होती है. Coriolis force का hemisphere से कोई लेने देना नहीं है. It is same everywhere, so only option 1 is correct. Okay. अगेन क्वेश्चन आ गया लानीना एलिनो पे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लानीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशनिक टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल इंडियन ओशन. सबसे पहले तो यही गलत हो गया. क्लैरिटी कॉन्सेप्ट. ओके, जो एल नीनो होता है या लानीना होता है दैट इज फेनोमेना इन द पैसिफिक ओशन, नॉट इन द इंडियन ओशन. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. उसके बाद सेकेंड आता है एल नीनो हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून बट ला नीना हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मानसून क्लाइमेट. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? सो जो एल नीनो होता है, जो ला नीना होता है, बोथ इम्पैक्ट और मानसून. ला नीना जब आता है तो अपना मानसून स्ट्रांग हो जाता है. ला नीना को मैंने ऐसा याद किया, ला नीना मतलब और लॉ मानसून. एल नीनो मतलब अपना मानसून वीक हो जाता है तो बारिश कम होती है. ठीक है, सो नाइदर 1 नॉर 2, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है. 2012 क्वेश्चन आता है नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. द एटमोसफियर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस. दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब सॉरी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी रीजनिंग लगेगी. तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर गिरता है. वी ऑल नो दिस, इसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं. नॉर्मल लैप्स रेट की वैल्यू क्या होती है? लेट मी नो इन द कमेंट. ठीक है, तो इसका रीज़न दिया द एटमोसफियर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस. दिस एग्जैक्ट ऑप्शन माई फ्रेंड वॉज रिपीटेड इन 2024 एंड दिस इज करेंटली थर्ड टाइम रिपीटेड फ्रॉम आवर प्रीवियस डिस्कशंस. गो एंड वॉच लास्ट 3 वीडियोज़ and you'll know what I'm saying. ठीक है, so atmosphere can be heated upwards only from the earth surface. Let's discuss this option first. So क्या होता है कि अपनी अर्थ है, ये अपना प्यारा सन है, यहाँ से शॉर्ट वेव लेंथ आती है, यहाँ पे बहुत सारी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं. तो शॉर्ट वेव लेंथ जो होती है ना वो डायरेक्ट पास कर जाती हैं बिकॉज दे आर हाई एनर्जी रेज. सो जो एटमॉस्फेयर होता है ना ये इनकमिंग रेडिएशन से गर्म नहीं होता. जब अर्थ हमारी उस रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है, ठीक है, उसके बाद लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में रेडिएट करती है, तब जो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर होता है. एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस. उसमें जाके ये गर्म होता है. ठीक है, तो जो लेयर अर्थ के ज़्यादा पास रहेगी वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, जो लेयर अर्थ से दूर रहेगी वो थोड़ा कम गर्म होगी. तो इसलिए जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है. सिंपल एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट. सेकेंड, this one was repeated and unfortunately I marked this wrong and I cannot emphasize how sorry I am for that. ठीक है. Third question, the air is less dense in the upper atmosphere, which is actually true. ग्रेविटी की वजह से मोस्टली गैसेज जो होती हैं वो लोअर एटमॉस्फेयर में होती हैं. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे गैस की डेंसिटी कम हो जाती है. तो जब गैस की डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है. ठीक है, इमेजिन कि ऐसे एक कोई पिस्टन है, जैसे जैसे आप उसको प्रेस करोगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. इसको एडियाबैटिक कंप्रेशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे जैसे गैस फैलेगी उसका टेम्परेचर कम होगा. तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि जो सरफेस के पास जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनके टेम्परेचर हाई होते हैं. ठीक है, तो 2012 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम द सदर्न इंडिया टू द नदर्न इंडिया, द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल in the northern plains of India decreases from west to east. This is third time repeated question from 1979 से 2012 तक में ये तीसरी या चौथी बार रिपीट हुआ है. and I cannot emphasize more on the values of PYQ to you guys. ठीक है, दो तरीके के मानसून होते हैं, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट. साउथ वेस्ट के दो ब्रांच होते हैं. पहला जो हमारा अरेबियन सी से आता है, दूसरा जो बे ऑफ बंगाल से आता है. याद है इसमें हमने वाला क्वेश्चन किया था ना कि कोलकाता, पटना और दिल्ली में किस में ज़्यादा बारिश होगी. तो कोलकाता बीट्स पटना, पटना बीट्स दिल्ली. ठीक है,
क्योंकि कोलकाता यहाँ कहीं होगा, पटना यहाँ कहीं होगा, दिल्ली यहाँ कहीं पड़ेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे जाता है इसका मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है, इसलिए बारिश कम होती जाती है। सो दिस इज एग्जैक्टली ये दिया हुआ कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द नदर्न प्लेन्स, मतलब ये अपना नदर्न प्लेन हो गया, ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड पूछ रहा है द ड्यूरेशन ऑफ मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम सदर्न इंडिया टू नदर्न इंडिया। ऑफ कोर्स ये साउथ वेस्ट मानसून जब आता है अपने कोरोमंडल कोस्ट को हिट करता है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे नदर्न इंडिया में पहुँचता है, ये वाले पार्ट में, और उसके बाद जब नॉर्थ ईस्ट मानसून रिट्रीट करता है तब भी सदर्न इंडिया को उसका मज़ा मिलता है, बट नदर्न इंडिया कैन नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इसलिए मानसून का ड्यूरेशन जो है सदर्न इंडिया में ज़्यादा होता है, नदर्न इंडिया में कम होता है। सिंपल स्टेटमेंट, बोथ वन एंड ट्रू, बट दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड। 2013, this question required a lot of searching and obviously took a lot of hard work for me to get to the correct answer. और इसको मैंने फर्स्ट टाइम में गलत भी किया था, आई विल बी ऑनेस्ट। ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाई द मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई। ये गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि क्लाउड के मीट करने से थंडर कैसे आ सकता है, इट इज़ मतलब नॉनसेंस। लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड, मतलब ये कह रहा है कि लाइटनिंग पहले आती है और थंडर बाद में आता है, ऐसा नहीं है। थंडर पहले होता है फिर लाइटनिंग आती है। वो तो दिखाई हमें पहले देती है क्योंकि लाइट की स्पीड तेज होती है, और थंडर बाद में सुनाई देता है क्योंकि साउंड की स्पीड स्लो होती है। ओके, सो बचपन में हम लोग बैठ के ऐसे गेस नहीं करते थे कि अब देखो थंडर आया तो लाइटनिंग दिखेगी, सो दिस इज वाई हैपन्स, बट थंडर हैपन्स फर्स्ट, lightning happens second, but we see lightning first and thunder second because speed of light is greater. So this also wrong. Violent upward movements of air and water particles, मुझे लगा था कि शायद ये सही होगा, बट इसमें किसी में नहीं था, तो इसलिए दिस कंफ्यूज्ड मी। सो लेट्स एक्सप्लोर कि थंडर और थंडर स्टॉर्म बनते क्यों हैं। क्या होता है कि लेट्स से अगर आपके दो एयर पार्सल हैं, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न दे गेट चार्ज नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली। What is that reason? I don't know, I didn't explore, but this is enough to get our questions correct. तो क्या होता है कि जब ये दोनों अट्रैक्ट होते हैं ना, तो आपस में बहुत ज़्यादा चार्ज डेवलप होता है, और जब चार्ज डेवलप होता है तो उससे हीट बनती है। हीट बनती है तो जो आसपास की एयर होती है ना, सडनली एक्सपैंड कर जाती है, बहुत तेज़ी से सडनली एक्सपैंड कर जाती है। बट जो चीज़ सडन एक्सपैंड हुई है वो सडन कूल भी होगी। तो इस एक्सपेंशन और कंप्रेशन में ना बहुत साउंड निकलता है, और उसी को हम एज ए फॉर्म ऑफ थंडर पढ़ते हैं, ठीक है। सो इसमें ये था कि नन ऑफ द ऑप्शन कुड एक्सप्लोर दिस, एंड दैट्स वाई द डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2013, एंड आई थिंक 2014 में क्लाइमेटोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद 2015 से 2024 तक। तो 2013 में क्वेश्चन क्या आया? द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कम्पेयर टू कोस्टल एरिया। चलो अपना ये बना लेते हैं, अपना इंटीरियर हो गया, ये अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, एनसीआर का रीजन, ये अपना कोस्टल एरिया हो गया। तो इसमें कह रहा है कि जो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है एनुअल, और जो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है। लेट्स से अगर आप मुंबई की बात करो तो वहाँ पे लेट्स से 10 से लेके 30 डिग्री, नो 20 से लेके 30 डिग्री तक का टेम्परेचर वेरिएशन वी कैन ऑब्जर्व। बट अगर आप सेम बात करो दिल्ली एनसीआर की, तो वहाँ पे ठंडियों में 10 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। एंड दिस हैपन्स because of thermal difference between land and water, and this was exactly repeated in 2023, ठीक है। 2023 करेंगे we will see। तो थर्मल डिफरेंस क्या होता है कि जो वाटर का थर्मल वो है मतलब वाटर को हीट करने में, लेट से 1 डिग्री टेम्परेचर हीट करने में जितनी एनर्जी लगती है, दैट इज़ मच मोर देन जितनी एनर्जी लैंड को हीट करने में लगती है। सो वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है कंपेयर टू लैंड। सो इसलिए वाटर जो होता है ना, वो आराम से गर्म होगा और आराम से ठंडा होगा, बट लैंड जो होता है वो बहुत जल्दी हीट और कोल्ड हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी हीट करेगा, बहुत जल्दी कूल डाउन कर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि वाटर जो है, जो हमारे कोस्टल एरिया होते हैं, उनमें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम आता है, जबकि लैंड में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिखता है। सो दिस इज़ वन ऑप्शन करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन मैंने ये पढ़ा, फोर्थ, हैवी रेन्स इन द इंटीरियर, आर यू किडिंग? कोस्टल में ज़्यादा रेन होगी ना भाई, तो फोर्थ ऑप्शन गलत था। तो फर्स्ट तो होगा ही, फोर्थ तो गलत होगा, तो मैंने इनको एलिमिनेट कर दिया। ट्रस्ट में आपको एग्जाम में भी ये पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि जैसे आप एलिमिनेट करते हो ना, अब आपको इन दोनों पे फोकस करना है। और जब आपके ऑप्शन 400 ऑप्शन है ना, तो ये दो एलिमिनेट करके आप अपने मेंटल एनर्जी थोड़ा बचाते हो।
वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एट होम एज वेल। तो ए होगा, 4 नहीं होगा। अब 2 और 3 में से क्या कह रहे हैं कि वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। सो आई डोंट थिंक कि अगर आप एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करो तो एल्टीट्यूड इतना मैटर करेगा, क्योंकि इट इज़ टॉकिंग अबाउट होल ईयरली रेंज, ठीक है, एनुअल रेंज की बात कर रहा है। सो एल्टीट्यूड डज नॉट मेक दैट मच डिफरेंस, सो दिस विल बी रॉन्ग एंड वी हैव ऑप्शन ए करेक्ट। So yes, I hope you are getting some valuable insight from this series, and if you did, I would request you to subscribe to this channel, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ YouTube आपके पीछे पड़ जाए कि अब आपको PYQ कंप्लीट ही करने हैं, देयर इज़ नो अदर वे। ठीक है, कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, ताकि एटलीस्ट PYQ आपकी नज़रों से हट के नहीं जाना चाहिए। PYQ इज़ द मस्ट डू सीरीज गाइज। So I hope you're really enjoying it. Go and watch last 3 videos as well. और ये रेगुलर सीरीज अपडेट आते रहेंगे। Thank you for all of your love and see you in the next one.